नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नव स्टडी विद चमोली में। साथियों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में चेक बाउंस केस प्रक्रिया के बारे में। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 चेक बाउंस का केस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 के अंतर्गत संस्थित किया जाता है। जिस भी समय चेक प्राप्त करने वाला व्यक्ति खुद को भुगतान किए गए रुपये नकद या अपने बैंक खाते में प्राप्त करना चाहता है तो निर्धारित दिनांक को बैंक में चेक को भुनाने के लिए डालता है, परंतु कुछ कारणों से चेक बाउंस हो सकता है, जैसे बैंक से खाता बंद कर दिया जाना, अकाउंट में पैसा नहीं होना या फिर चेक को खाते में लगने से रोक दिया जाना। जब भी चेक अनादर यानी डिसऑनर होता है तो ऐसे अनादर पर चेक को प्राप्त करने वाले व्यक्ति के पास चेक बाउंस का प्रकरण केस दर्ज करने का अधिकार होता है। चेक बाउंस एक आपराधिक प्रकरण है। चेक बाउंस का प्रकरण केस एक आपराधिक प्रकरण होता है जिसकी कार्यवाही एक आपराधिक न्यायालय मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा संपन्न की जाती है। लेन देन के मामले सिविल होते हैं, परंतु चेक बाउंस के प्रकरण को आपराधिक प्रकरण में रखा गया है। लीगल नोटिस की बात करें तो देखिए, लीगल नोटिस चेक बाउंस के प्रकरण की शुरुआत लीगल नोटिस के द्वारा की जाती है। जब चेक बाउंस होता है तो चेक बाउंस होने के 30 दिनों के भीतर चेक देने वाले व्यक्ति को एक लीगल नोटिस भेजना होता है, जिसे अधिकृत अधिवक्ता द्वारा भेजा जाता है। लीगल नोटिस में चेक बाउंस हो जाने के कारण और भुगतान नहीं हो पाने के कारण बताए जाते हैं तथा 15 दिवस के भीतर चेक देने वाले व्यक्ति से पैसे वापस देने का निवेदन किया जाता है। कोई भी चेक बाउंस के प्रकरण में लीगल नोटिस भेजने की अवधि चेक बाउंस होने की दिनांक से 30 दिन के भीतर करना होती है। 30 दिन के बाद लीगल नोटिस भेजा जाता है तो न्यायालय में चेक बाउंस प्रकरण को संस्थित किए जाने का अधिकार चेक रखने वाला व्यक्ति खो देता है। जो 15 दिवस का समय भुगतान किए जाने के लिए या चेक बाउंस के संबंध में मध्यस्थता करने के लिए चेक देने वाले व्यक्ति को दिया जाता है, उस समय के बीत जाने के बाद 30 दिवस के भीतर न्यायालय में चेक बाउंस का प्रकरण दर्ज कर दिए जाने का अधिकार चेक प्राप्त करने वाले पक्षकार को प्राप्त हो जाता है। किसी युक्त कारण से न्यायालय इस 30 दिन की अवधि को बढ़ा भी सकता है, लेकिन जो रीजन है रीजनेबल होना चाहिए, यानी युक्त होना चाहिए। अब हम बात करें नोटिस कैसे दें। लीगल नोटिस स्पीड पोस्ट या रजिस्टर एडी के माध्यम से भेजा जाता है तथा इससे जो रसीद प्राप्त होती है वह चेक बाउंस का प्रकरण लगाते समय दस्तावेज का काम करती है। चेक देने वाले व्यक्ति का पता सही होना चाहिए और उसे उसी पते पर लीगल नोटिस दिया जाना चाहिए। मजिस्ट्रेट के न्यायालय का निर्धारण, जिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत वह बैंक होती है जिस बैंक में चेक को भुनाने के लिए लगाया गया है और चेक बैंक में डिसऑनर हो गया है, उस थाना क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के न्यायालय में इस चेक बाउंस के प्रकरण को संस्थित किया जाता है। अब हम बात करते हैं कोर्ट फीस की। देखिए, चेक बाउंस के प्रकरण में कोर्ट फीस महत्वपूर्ण चरण होता है। चेक बाउंस के प्रकरण में फीस में 3 स्तर दिए गए हैं। इन 3 स्तरों पर कोर्ट फीस का भुगतान स्टाम्प के माध्यम से किया जाता है। ये 3 स्तर देखिए, 1 लाख तक की राशि के चेक के लिए चेक में अंकित राशि की 5% कोर्ट फीस देना होता है और 1 लाख से 5 लाख तक के चेक के लिए 4% कोर्ट फीस देना पड़ता है और 5 लाख से अधिक राशि के चेक के लिए 3% कोर्ट फीस देनी होती है। दस्तावेज की बात करें तो परिवाद पत्र यानी कंप्लेंट लेटर, परिवाद पत्र महत्वपूर्ण होता है। चेक बाउंस के प्रकरण में परिवाद पत्र मजिस्ट्रेट के न्यायालय के नाम से तैयार किया जाता है। इस परिवाद पत्र में भुगतान के संबंध में कुल लेन देन का जो ट्रांजैक्शन हुआ उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड सभी पॉइंट पर मजिस्ट्रेट को संज्ञान दिया जाता है तथा इस परिवाद पत्र में परिवादी का शपथ पत्र भी एफिडेविट भी होता है, जो एफिडेविट आयुक्त द्वारा रजिस्टर होता है। देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं। चेक की मूल प्रति, डिसऑनर का जो रिसिप्ट है, लीगल नोटिस की प्रति। लीगल नोटिस भेजे जाते समय एक रसीद प्राप्त होती है जिसे सर्विस स्लिप कहा जाता है, जिसमें लीगल नोटिस भेजे जाने का दिनांक अंकित होता है। वह स्लिप दस्तावेजों में लगानी होती है। परिवाद पत्र के साथ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन 145 सब क्लॉज 1 के तहत शपथ पत्र भी देना होता है। देखिए, गवाहों की सूची की बात करें तो अगर प्रकरण में कोई गवाह है तो गवाहों की सूची भी डाली जाएगी। प्रकरण रजिस्टर होना चाहिए। जब सारे दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए जाते हैं तो केस न्यायालय द्वारा रजिस्टर कर दिया जाता है और एक केस नंबर न्यायालय द्वारा अलॉट कर दिया जाता है। समन की बात करें तो देखिए, समन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन 144 के तहत प्रकरण के पक्षकारों को न्यायालय द्वारा समन किया जाता है तथा न्यायालय में उपस्थित होने के लिए आदेश दिया जाता है। रिसमन की बात करें तो यानी पुनः समन, यदि आरोपी न्यायालय में उपस्थित होकर प्रकरण में अपने लिखित अभिकथन नहीं कर रहा है तो ऐसी परिस्थिति में
रिसमन यानी पुनः समन न्यायालय द्वारा भेजा जाता है। आगे हम बात करते हैं वारंट की। विदित रहे कि यह प्रकरण एक आपराधिक प्रकरण होता है जिसे मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा सुना जाता है। इस प्रकरण में आरोपी को बुलाने के लिए वारंट भी किए जाते हैं। यदि आरोपी समन के द्वारा न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा है तो न्यायालय अपने विवेक के अनुसार जमानत या गैर जमानती किसी भी भांति का वारंट आरोपी के नाम संबंधित थाना क्षेत्र को जारी कर सकता है। प्रति परीक्षण क्रॉस एग्जामिनेशन। आरोपी जब न्यायालय में उपस्थित होता है तो वह नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन 145 सब क्लॉज 2 का आवेदन देकर न्यायालय में प्रति परीक्षण क्रॉस एग्जामिनेशन करने का निवेदन करता है तथा न्यायालय द्वारा आरोपी है पक्षकार का क्रॉस करने की अनुमति दी जाती है। उपधारणा करना, देखिए इस प्रकरण में न्यायालय अवधारणा करता है कि चेक देने वाले व्यक्ति जो चेक देने वाला व्यक्ति दोषी ही होगा, अर्थात उसने चेक दिया ही है। चेक प्राप्त करने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं सही है। अब यहाँ पर आरोपी पक्षकार यह सिद्ध करेगा कि उसके द्वारा कोई चेक नहीं दिया गया है। ठीक, यहाँ साबित करने का भार जो है आरोपी पर होता है। समरी ट्रायल की बात करें तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन 143 के तहत चेक बाउंस का केस एक समरी ट्रायल होता है जिसे न्यायालय द्वारा शीघ्र निपटाने का प्रयास किया जाता है। इसमें बचाव पक्ष के बचाव के लिए साक्ष्य का उतना अवसर नहीं होता जैसा कि अवसर सेशन ट्रायल में होता है। देखिए समझौता योग्य, यह अपराध समझौता योग्य होता है। यदि दोनों पार्टी आपस में समझौता कर न्यायालय से इस प्रकरण को खत्म करना चाहते हैं तो समझौता कर दिया जाता है तथा अपराध का समन हो जाता है। 2018 में संशोधन किया गया, यह संशोधन सेक्शन 143A है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का ही है। इस धारा के अंतर्गत परिवादी पक्षकार एक आवेदन के माध्यम से आरोपी से अपने संपूर्ण धनराशि जो चेक में अंकित की गई है उसका 20% हिस्सा न्यायालय द्वारा दिलवाए जाने के लिए निवेदन कर सकता है और न्यायालय अपने आदेश के माध्यम से आरोपी से ऐसी धनराशि परिवादी को दिलवा सकता है। अंतिम बहस की बात करें तो यदि आरोपी प्रकरण में समझौता नहीं करता है और मुकदमे को आगे चलाना चाहता है, ऐसी परिस्थिति में न्यायालय द्वारा आरोप तय कर मामले को अंतिम बहस के लिए रख दिया जाता है तथा ऐसे दोनों पक्षकारों द्वारा आपस में अंतिम बहस होती है। अब डिसीजन की बात करें तो निर्णय, अंत में मामला निर्णय पर आता है तथा कोर्ट इस प्रकरण में दोष सिद्धि होने पर आरोपी को 2 वर्ष तक का सश्रम कारावास दे सकते हैं। जमानती अपराध, यह एक जमानती अपराध है जिसमें यदि आरोपी की दोष सिद्धि हो जाती है और उससे न्यायालय द्वारा कारावास कर दिया जाता है, ऐसी परिस्थिति में वह ऊपर के न्यायालय में अपील कर जमानत ले सकता है। इस अपराध में किसी भी स्तर पर समझौता किया जा सकता है। तो आज हमने बात किया चेक डिसऑनर के बारे में।